नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। केरल और कर्नाटक में इसके केस बढ़ते ही जा रही हैं। दक्षिण भारत से गुजरात लौटी 2 महिलाओं में इसकी पुष्टि की गई है। तो वहीं फिर से जयपुर समेत 3 राज्यों में कोरोना जेल हुए पर नमक छिड़क रहा है और बुधवार को कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना को कहर के देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने जयपुर राजधानी समेत 3 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता ने एसएमएस अस्पताल के सीनियर अधीक्षक अचल शर्मा से खास बातचीत की है। और फिर भी अगर मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई भी हमारे प्रदेश में जो पहले इस तरह की बीमारी लेकिन अगर आता है तो हमारा हॉस्पिटल सब चीज़ों के लिए तैयार है। देखिए ऐसा है कि जैसे पहले जो वेव्स जो कोरोना की आई थी उस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं था। और बाद में हमने सबने देखा कि जो आगे के जो वेरिएंट्स आए, चाहे ओमिक्रॉन आया या अभी आ रहा है, वो इतने प्रभावशाली या इतने ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं हुए क्योंकि हमारे देशवासियों के पास इम्यूनिटी थी और अभी भी है। तो ये जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं उससे एकदम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमें सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे व्यक्तियों को जिसको भी जुकाम खांसी बुखार होता है तो उनको अपने आप को अलग रखते हुए दूसरों को इससे बचाएं। 2 साल पहले प्रदेश भर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में आए कोरोना के कहर को लोग अब तक भूल भी नहीं पाए हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से मौसम अपना रंग बदल रहा है, ठीक उसी तरीके से कोरोना वेरिएंट भी अलग अलग रूप में एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंच रहा है। वहीं अगर बात करें तो 4 राज्यों के साथ साथ राजस्थान प्रदेश भी अब अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने 4 राज्यों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर मुख्यालय पर एसएमएस हॉस्पिटल भी इन दिनों अलर्ट मोड पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं खास बातचीत में जब पता चला कि कोरोना वेरिएंट को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं, तो वहीं चिकित्सा विभाग के साथ साथ राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। वहीं अब तक प्रदेश भर में यानी कि जयपुर मुख्यालय पर एक भी कोरोना वेरिएंट का पेशेंट नजर नहीं आया है। वहीं एहतियाती तौर पर पुख्ता इंतजामात के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया है। उधर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रशासन जुट गया है। खास बात यह है कि देश भर में हर साल स्वच्छ भारत को लेकर इंदौर अव्वल नंबर पर रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रशासन ने पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस दी है, जिसके लिए नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। हेरिटेज निगम के मेयर मुनीश गुर्जर अपने लाभ लश्कर के साथ जयपुर को नंबर 1 बनाने में जुट गई है। शहर को साफ रखने के लिए 20 अतिरिक्त हुपर सफाई वाहन के साथ हेल्पर भी लगाए जाएंगे, जो जिले की साफ सफाई के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जयपुर से ही हमारे सीएम और डिप्टी सीएम है। विशेष फोकस रहेगा जयपुर पे और जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न भी है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई है और नगर निगम का कार्य भी सफाई का है। नगर निगम की पहचान भी सफाई से ही है। उसी के साथ हमने कदम से कदम मिलाने का काम किया है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। पहले भी मैं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम कर रही थी। नाइट स्वीपिंग हमारी हमेशा से होती है क्योंकि वॉल सिटी क्या है कि पूरा ट्रैफिक रहता है, सारी शॉप्स खुली, मार्केट खुले रहते हैं, तो इसलिए दिन में इतनी हो नहीं पाती है। तो नाइट स्वीपिंग यहाँ पर होती है। उसी के संदर्भ में हमने हमारी रोड स्वीपिंग, क्योंकि मशीनरी का उपयोग किया है, हमने हमारे पास वैक्यूम वाली नई मशीनें हैं जिनसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। राजस्थान की राजधानी में जैसे ही बीजेपी ने सत्ता काबिज की है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन को तेज गति देने के लिए नगर निगम हेरिटेज भी इन दिनों मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को तेज गति में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
बात कर लेते हैं इंदौर की तर्ज पर अब गुलाबी शहर जयपुर भी सफाई में नंबर 1 आने के लिए जद्दोजहद करता हुआ साथ ही कमर कस ली है। एक दिन पूर्व ही मेयर हेरिटेज ने सफाई अभियान को तेज गति देते हुए अभियान की शुरुआत की है। वहीं अब रात की 11 बजे इंदौर की तर्ज पर जयपुर की तमाम बड़ी सड़कें सफाई अभियान में जुटती हुई नजर आएगी। वहीं 20 बड़े हुपर वाहन सफाई वाहन के साथ साथ कई कार्मिक भी सफाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सफाई में पूरे हिंदुस्तान में इंदौर नंबर 1 और अव्वल आता रहा है, लेकिन इस बार अव्वल आने के लिए जयपुर नगर निगम पूरी तैयारियों में जुट गया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जयपुर नगर निगम को इस पूरी सफाई अभियान में या फिर अव्वल आने में कितनी सफलता मिल पाती है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा और उदयपुर वाटी विधानसभा की जनता को भजन लाल सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने कुंभराम लिफ्ट परियोजना के लिए 1350 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने बताया है कि बीजेपी सरकार ने पेयजल के लिए योजना शुरू की थी, जिसे गहलोत सरकार के कार्यालय में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब राज्य में फिर बीजेपी की सरकार बनी है, तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिलकर इस योजना को वापस धरातल पर लाने के लिए मांग की गई है और सरकार ने विधानसभा की जनता के पेयजल के दर्द को समझते हुए उनकी मांग का मान रखा और योजना के लिए 1350 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनते ही दे दी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी 2013 से 18 के बीच उस समय की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी और ये योजना उस समय स्वीकृत हो गई थी। संपूर्ण काम होने के बाद कार्यकाल बदल गया और अशोक जी गहलोत की सरकार 5 साल इस महत्वपूर्ण योजना को दबाए बैठी रही, क्योंकि उनको लोगों को सताने में मज़ा आता है। पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे में जो दोनों विधानसभाओं के लिए लाइफलाइन थी, इस योजना को स्वीकृत होने के बावजूद एग्जीक्यूट नहीं करना उनकी मानसिक दिवालियापन की बात को दिखाता है। मैं आपको बहुत खुशखबरी दे रही हूँ कि इन दोनों विधानसभाओं में 285 गांव में ये पीने का पानी उपलब्ध होगा, जिसमें 2 शहर भी शामिल हैं, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी। 1350.04 करोड़ की ये योजना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विधानसभा पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत अनूपगढ़ जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही और योजनाओं से गरीब लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार द्वारा जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और संभागीय आयुक्त ने शिविरों का निरीक्षण किया और इस दौरान पटेल के साथ एडीएम सुश्री प्रियंका थलारिया और उपखंड अधिकारी भारती फुलफकर भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों से संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने और इसके साथ ही संचालित समस्त योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। खबर बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव मुंडिया गांव से है, जहां पार्वती नदी से नाव और डीजल पंप के माध्यम से अवैध रूप से बजरी निकाली जा रही है। अवैध खनन का अवैध व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां खनन माफियाओं का आतंक इस कदर है कि उन्हें कानून का कोई भी खौफ नहीं रह गया। यहां खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने गए पुलिस के एक जवान पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। बता दें, अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची थी। इनको केवल पैरों में चोट है, वो जो फ्रैक्चर की संभावना है, उसमें इनकी मूवमेंट में समस्या आ रही है।
है ना, वो जैसे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इनका ऑपरेशन हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस दर्द के इंजेक्शन सब लगवा दिए गए हैं और सब अभी रेफर करा गया हेड सेंटर के लिए। बस इतनी। फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के 8 से ज्यादा गांव का दौरा किया है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया। वहीं पायलट ने लोगों की जन समस्याओं को सुना है और उनके समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने पेपर लीक मामले की जांच के SIT गठित करने का फैसले का स्वागत किया और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा, भाजपा सरकार विपक्ष मुक्त सांसद चाहती है। तेरह तारीख को देश के संसद में जो घटना हुई बहुत निंदनीय थी और उस पर समूचा विपक्ष एक स्पष्टीकरण चाहता था और हम चाहते हैं कि इसकी तह तक पहुंचा जाए कि इतना बड़ा जो लैप्स हुआ सिक्योरिटी में, देश का हमारा लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें लोग घुस रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, वो स्मोक बम फेंक रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत एक संवेदनशील मुद्दा था। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार का स्पष्टीकरण चाहता है और बिल्कुल ये अधिकार भी हम सभी साथियों सांसदों का है कि वो हकीकत तक पहुँचें और सरकार सांसद अगर जवाब मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, तो लगातार उनको सस्पेंड करने का जो क्रम चला हुआ है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा संकेत है। हुई थी दिल्ली में और उस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी है, अलग अलग बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि हम सब चाहते थे सरकार बने तीनों राज्यों में, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। फिर भी हमारी जो पार्टी का प्रदर्शन था, जो पहले सरकार के आने के बाद हम हारते थे, उतना बुरा नहीं रहा। 1.5-2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमको बड़ा दुख है इस बात का कि हम सरकार नहीं बना पाए। बहरहाल आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए तैयारी हो गई है। 2 राज्यों में AICC ने बदलाव भी किए हैं। राजस्थान में आगे का रणनीति होगी, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संवाद हो रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उस पर भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार होगी। कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, सीट का बंटवारा है, रणनीति है, कैंपेन है, कैसे करना है, उस सब पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष हम लोग मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और 2024 में झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा क्षेत्र के पाथड़िया गांव में NH 709 पर अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीण 13 दिनों से धरने पर बैठी हैं। पार्षद राजकुमार नायक के नेतृत्व में कड़ाके की ठंड में ग्रामीण धरने पर बैठी हैं। वहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा। पार्षद ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक बात करने नहीं पहुंचा। पार्षद नायक ने बताया कि ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक कर निर्णय लिया है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रास्ता जाम किया जाएगा। पिछले 13 दिनों से लगातार ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लीगल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ग्रामीणवासी निभा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को, SDM साहब को, सांसद महोदय को, MLA साहब को भी लिखित में ज्ञापन दे दिया है, लेकिन आज तक प्रशासन ने ग्रामीणों की कोई उलझन नहीं ली है। ये जो रास्ता है 4 गांवों को जोड़ता है और केवल मात्र एक यही रास्ता है पिलानी को जाने के लिए। यहीं से बीमार लोग हैं और जो भी महिला प्रेगनेंसी वाले आते हैं इसी रास्ते से आते हैं। तो हमने प्रशासन से एक ही मांग रखी है कि हमें कैटल अंडर ब्रिज पास दे दिया जाए, जिससे ग्रामीणों का आना जाना सुविधाजनक। पिलानी कस्बे के एलन बिरला क्रिकेट स्टेडियम में चल रही क्रिकेट टूर्नामेंट भव्य समापन हुआ है। क्रिकेट टूर्नामेंट संयोजक उमेश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बगड़ और थार क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें बगड़ क्रिकेट एकेडमी ने रोमांचक मुकाबले में थार एकेडमी को 19 रन से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। मुख्य अतिथि मेजर जलन SS नायर ने एलन बिरला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की सफलता के लिए SK बिरला की सराहना की है। बताया चले क्रिकेट टूर्नामेंट में झुंझुनू और सीकर की कुल 20 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के समापन में विजेता टीम को ट्रॉफी, नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में पुलिस थाने के सामने एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी और पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी और सामने से आ रही एक अन्य कार को भी टक्कर मारी है, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आरोपी पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है। बाड़मेर के जटिया रायगढ़ समाज की ओर से 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शहर के आदर्श स्टेडियम में किया गया। जटिया समाज के मीडिया प्रभारी हितेश तंवर ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष संपत राज सुबासिया, महामंत्री मोहन लाल जाटोल सहित समाज के लोगों ने फीता काटकर किया। यह क्रिकेट प्रतियोगिता जय भीम क्लब की ओर से आयोजित हो रही है, जिसका 25 दिसंबर को आदर्श स्टेडियम में समापन होगा। जय भीम क्लब के कार्यकर्ता कैलाश फुलवरिया ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम को 31,000, उप विजेता टीम को 15,000 और मैन ऑफ द सीरीज को 2500 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये जटिया रायगढ़ समाज प्रतियोगिता 2023 सीजन 2 है। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। सीजन फर्स्ट पिछले साल हुआ था, जो भी काफ़ी सफल हुआ, जिसमें 15 टीमों ने भाग लिया था। इस बार भी 18 टीमों ने भाग लिया है और ये समाज का ही टूर्नामेंट है और जिसके अंदर बाहर से भी काफ़ी टीमें आई है, यहाँ की भी टीमें हैं और अंडर 19 जो बच्चे हैं उनकी भी टीमें हैं। टोटल 18 टीमों ने भाग लिया है और आज ये प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। कल पहले दिन 4 मैच हुए और आज अभी 1 मैच हो गया है, ये दूसरा मैच चल रहा है। विजेता टीम को एक स्टील की अच्छी ट्रॉफी है और 31,000 नकद पुरस्कार है और उप विजेता को 15,000 रुपये और ट्रॉफी है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ट्रॉफी है और मैन ऑफ द मैच के लिए 251 रुपये है। मैन ऑफ द मैच के लिए 551 रुपये और ये आयोजन करता हमारे यहाँ के समाज के जो कार्यकर्ता है वो जय भीम क्लब जो टीम है उसकी सारी टीम ऑलमोस्ट। अलवर के खिरली कस्बा नगर पालिका ने बिना लाइसेंस की मीट शॉप पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर खिरली क्षेत्र में बिना लाइसेंस के संचालित मीट शॉप पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए कश्मीर की नगर पालिका द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो क्षेत्र में चल रही अवैध रूप से संचालित मीट शॉप सूचीबद्ध करेगी। इसके बाद सभी मीट शॉप के लाइसेंस और अन्य मानकों की जाँच की जाएगी। जाँच में सही नहीं पाए जाने पर मीट शॉप को चेतावनी देकर बंद करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। बताया चले खिरली क्षेत्र के सीमावर्ती मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से ज्यादा मीट की दुकान संचालित है, जिन पर खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही है। उक्त दुकानों द्वारा मीट के अवशेषों को सड़क पर फेंक देने से गंदगी का आलम रहता है। वहीं आवारा कुत्तों का जमावड़ा भी बन जाता है, जिससे राहगीरों में दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। राजस्थान के भरतपुर में तलकधारी ज्वेलर के मालिक राजकुमार गोयल से मोबाइल फोन पर 10 लाख की रंगदारी मांगने की घटना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से व्यापारियों ने रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग की है। साथ ही साथ बाजार में पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग प्रशासन से रखी है। इस मामले में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मैं अपने घर से निकल के गया था तो एक कॉल आया मेरे पास कि हम अरुण गैंग फौजी गैंग से बोल रहे हैं और हमें 10 लाख की व्यवस्था कराओ। 10 लाख तो किस बात के दें, नहीं हमें ज़रूरत है 10 लाख की व्यवस्था कराओ और नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम देख लो। फिर जब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बोले दुकान से दिलवा दो। मेरी दुकान तो आज मंगलवार है, दुकान बंद है मेरी। बोले कल दिलवा देना। फिर जब मेरे पास तो पैसे नहीं है तो उसका अंजाम कल देख लेना, कल का क्या अंजाम निकलता है। इस तरह मैंने तुरंत जो है ऑडियो वगैरह में कोतवाली गया और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आई साहब को भी मैसेज डाल दिया और कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई। वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने मेरी ऑडियो वगैरह ले ली, नंबर भी ले लिया उन्होंने कार्रवाई की। तुरंत मुझे पुलिस की व्यवस्था कर दी उन्होंने। वो पुलिस वाला मेरे संग घर भेज दिया, गाड़ी छोड़ के आई मेरे पास। और अब हमारे बाज़ार वालों को जब एक्शन हुआ तो बाज़ार वालों ने और लायंस क्लब वालों ने, जो हमारा लायंस क्लब है उसके अध्यक्ष वगैरह सभी लोग मिल के नहीं, आज हमारे
माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और अब एक ज्ञापन हम जो है श्रीमान कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। आज व्यापार संघ के लोग अभी एसपी साहब से मिले हैं। जिस तरह की घटना हमारे राजकुमार तिलकधारी जी ने कहा, तो ये घटनाएं पूर्व समय से होती आ रही हैं। अभी इन पे हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे सरकार बदली है, प्रशासन पे थोड़ा सा अपना दबाव बढ़ा है, तो प्रशासन निश्चित ही जल्दी कार्रवाई करके इस कार्रवाई में जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके ऐसी कठोर कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। हम सब व्यापारियों को एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे से अभी ऐसे कुछ संभावनाएं नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति स्तर में लिप्त हैं उन तक हम लगभग पहुंच चुके हैं और निश्चित ही आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यापारी सुरक्षित रहेंगे, हमारा बाज़ार का हर व्यक्ति इस संभावना के साथ व्यापार कर सकेगा कि उन्हें कभी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न भोगनी पड़े। हम यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कल हमारे सदस्य सराफा संघ के राजकुमार जी तिलकधारी सराफ, उनके लिए किसी बदमाश ने धमकी दी है। उस संदर्भ में पूर्व में मेरे लिए भी 2 बार धमकी मिल चुकी है। एसपी साहब ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा था उस समय भी, और उनसे अपेक्षा है इस समय भी कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई करें कि आगे से भविष्य में कोई भी बदमाश की हिम्मत नहीं हो कि वो धमकी दे, व्यापारियों को भयभीत कर सके। अन्यथा जो धमकियां मिल रही हैं, हम व्यापारी कभी कभी ये सोचते हैं कि अब तो भरतपुर को छोड़ देना ही बेहतर है। पहले ही यहाँ व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब है और अब इन धमकियों से ऐसा भय का माहौल बन रहा है कि हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी से भी हम अपील करते हैं कि बदमाशों पर जितनी जल्दी अंकुश लगाया जाए, बहुत जल्दी सख्त कार्रवाई करके तमाम पुलिस को वो निर्देश दें कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज सराफा संघ द्वारा तथा लायंस क्लब भरतपुर द्वारा कल की जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मुझे ज्ञापन दिया गया है। प्रकरण इसमें थाना कोतवाली पर दर्ज कर लिया गया है और हमारी साइबर टीम अपना कार्य कर रही है। कॉल कहां से ओरिजिनेट हुआ है, किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, वो चिन्हित कर लिया गया है और इस संदर्भ में जो है जिला पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेगा आगे, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण उद्घाटन समारोह में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश रियाबड़ी पहुंचा, जिसका बीजेपी, बजरंग दल और श्रद्धालुओं ने साधु संत का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सतीश शर्मा ने बताया कि अयोध्या से संतों के सानिध्य में अक्षत कलश आया है, जो भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह में श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से आई है। रियाबड़ी के राय का बाग में इन अक्षत चावलों को 4 भुजा मंदिर में 30 दिसंबर तक भगवान के मंदिर में ही रखा जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु संपूर्ण रियाबड़ी उपखंड के गांव में 1 जनवरी से 4 जनवरी तक गांव में निमंत्रण के रूप में प्रदान करेंगे। आज रियाबड़ी में अक्षत कलश यात्रा आई। अक्षत कलश यात्रा आई। अयोध्या से चावल आए जो गांव में हर घर में बांटे जाएंगे। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जी की। बरसों बाद राम जी अपने घर पे लौट रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और हम सब इसको बिल्कुल दीपावली की तरह मनाएंगे। इस उपलक्ष्य में रियाबड़ी में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों सहभागियों ने, जिसमें औरतें और आदमी शामिल थे, बच्चे शामिल थे, सबने भाग लिया और बड़े 4 भुजा मंदिर के सामने आरती के बाद इस यात्रा का समापन हुआ। इस तरह से ये सौभाग्यशाली कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ। उधर अजमेर के सीने वर्ल्ड के पास ज्ञान विहार कॉलोनी में आपसी कहासुनी को लेकर एक युवक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक काफी गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद लोगों ने उसे जेलन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों का झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने दोस्त पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहाँ उसका इलाज जारी है। मैं ये ज्ञान विहार की घटना है और सिनेवर्ल्ड के पास में है हमारी दुकान कंप्यूटर की। मैं 8 बजे घर बैठा था तो जिस दुकान का मालिक हमारे पास आया, उसने कहा बच्चे को झगड़ा वगड़ा हो गया, चाकू वाकू लगे, उसको मित्तल हॉस्पिटल ले गए।
अब किस लिए लगे हैं, किसने मारा, क्या करा, हमें कुछ पता नहीं। हम सीधे मित्तल हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ सीरियस था। डॉक्टर ने मेरे को अलग से बुला के कहा कि इसके ये घाव है, ये है, इसको तो जेएलएन रेफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ इसको लेके आए। अब स्थिति तो यहाँ सीनियर डॉक्टर आएंगे जब पता पड़ेगा, उसके बाद पता पड़ेगा। कितनी चाकू लगे हैं? 5 घाव बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज लगेगा? मेरे ख्याल से दुकान में नहीं है, मैं बैठता नहीं हूँ, मैं खुद आउट पेशेंट। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 का राजस्थान में फैलने लगा है, जिसके बाद से ही आमजन में काफी डर का माहौल बन गया है। लेकिन इस संक्रमण की खबर के बावजूद जिले के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अभी भी लापरवाही बरत रहा है। आलम यह है कि सरकार के दिशा निर्देश मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन सब के बीच अपनी तैयारियां पूरी बता रहा है, लेकिन आखिर कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाए, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ज़िले में कोविड का अभी कोई केस नहीं है और रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है। लगभग 40 से 50 जांचें पर डे हो रही है और अभी सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं, सैंपलिंग बढ़ाने के संबंध में निर्देश हैं। और जो फेस्टिव सीजन को देखते हुए जो क्राउड मैनेजमेंट और रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में निर्देश किया गया है, तो इसके संबंध में हमने सभी संस्थानों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आमजन से मैं यही अपील करूंगा कि जो अभी फेस्टिव सीजन है और न्यू ईयर का रहेगा, उसमें थोड़ा सावधानी रखें और जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जिसमें मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इस तरह का थोड़ा सावधानी बरतें। कोलायत के विश्व प्रसिद्ध कपिल मुनि मंदिर में 56 भोग लगाया गया और हर साल इस तरह इस साल भी 56 भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में भंवर रांकावत ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 25 साल से यह परंपरा चली आ रही है कि लोग अपने अपने घरों से अलग अलग पकवान बनाकर लाते हैं और भगवान कपिल मुनि के लिए भोग लगाते हैं। महाआरती के बाद प्रसाद और पंचामृत का वितरण भी किया गया। श्री कपिल मुनि मंदिर में, जो कि आज से 20-25 साल से सामूहिक ये 56 भोग का प्रोग्राम होता रहा है, उसी भांति इस साल भी सभी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं भक्ति भाव से अपने यहाँ कपिल मुनि मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया, जो एकदम सारे यात्रियों के साथ मिलकर और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हुए थे उनके साथ मिलकर महाआरती की। उसके बाद भगवान कपिल मुनि को और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया और 56 भोग का आयोजन हुआ। खबर राजस्थान के कोलायत से है, जहां महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने युवाओं को विरासत से जोड़ने के लिए झुंझुनू की बता चले झज्जू की छतरियां और देवलियों का भ्रमण कराया है। और इतिहास विभाग के शैक्षणिक भ्रमण प्रभारी डॉक्टर मेघना शर्मा ने बताया कि झज्जू की छतरियां में मुड़िया लिपि के शिलालेखों में व्याप्त क्षेत्रीय इतिहास से विद्यार्थियों को रूबरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने झज्जू गांव में स्थापित 2 शिलालेख, जो कि विक्रम संवत लगभग 1270 और सन 1342 के समय थे, उनको देखा। विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश हर्ष ने बताया कि झज्जू की छतरियां अधिकतर युग्म में हैं। छतरियों में भगवान विष्णु के अवतारों का अंकित किया गया है और दीवारों के साथ स्तंभों पर लेख लिखे गए हैं। जी, हम लोग हेरिटेज वॉक कुलपति महोदय आचार्य मनोज दीक्षित जी की ये एक परिकल्पना रही है कि जब वो विश्वविद्यालय में आए तो उन्होंने हेरिटेज वॉक को प्रमोट करने के लिए युवाओं को संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए बात मुझसे की और उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें स्थानीय पर्यटन को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा। और उसी कड़ी में आज मैं इन बच्चों को यहाँ लेकर के आई हूँ और हमारे जो साथी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे 40 से 45 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और ये इन छतरियों के संरक्षण की बात आगे सरकार तक पहुँचाएंगे, वो मेरी इच्छा है। तो हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए या हस्ताक्षर अभियान के जरिए सरकार अपनी नीतियों में इन जगहों को संरक्षण दे, इन जगहों को संरक्षण प्रदान करे, इन जगहों की सुरक्षा करे और आगे के लिए आज जैसे हमें इन कांटों को हटा के इन छतरियों तक आना पड़ा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस हेरिटेज वॉक के जरिए यहाँ तक रास्ता बनाया जाए, एक वॉक क्रिएट की जाए और उस वॉक के जरिए ये हो कि जब टूरिस्ट यहाँ आए तो आसपास के इलाके को जब देखे तो झज्जू एक ऐसा पॉइंट हो जिसको देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ आए। ये प्रमोशन करने के लिए हम लोग इन युवाओं को जागृत करने यहाँ आए। चलिए, फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।